है किस किस को लगता है। तो हमने देखा कि ये कंपनीज अंडर दिस एक्ट या कंपनीज अंडर ओल्ड कंपनी लॉ उनको लगता है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इन सबको भी ये लगता है। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 2 जिसमें डेफिनेशंस हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम साथ में देखते रहेंगे। सेक्शन 3 बताता है कंपनी कैसे कैसे बन सकती है, तो पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड, ऐसे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं मेजर कंपनी के। फिर हमने देखा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स restricts the right of members to transfer the shares, limits the number of members up to 200 except in case of OPC। फिर 200 लोगों में हम जॉइंट होल्डर्स को एक काउंट करते हैं एंड पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते एंड व्हिच प्रोहिबिट्स द पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। सो ये डेफिनेशन हमने समझी। इसके बाद हमने देखा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड व्हिच इज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। डेफिनेशन कोई खास काम की नहीं, प्रोविजो काम का था, जिसमें हमने देखा कि एक सब्सिडरी है अगर, तो भले वो प्राइवेट है लेकिन वो अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी तो इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। फिर इसके बाद हमने ओपीसी का कॉन्सेप्ट भी देखा और कन्वर्जन ऑफ कंपनी देखा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, जिसमें हमने प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट देखा। सेक्शन 3A भी देखा जिसमें बताया है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो गए तो क्या होगा। तो 6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीने के बाद सबकी लायबिलिटी इंडिविजुअल पर्सनल हो जाएगी। लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें शेयर्स होते हैं, उतने शेयर्स खरीदे जाते हैं और जितने शेयर मैं खरीदूंगा उतने तक मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी रहेगी। लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें मैं गारंटी देता हूँ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अगर पैसे की आवश्यकता पड़ी तो मैं इतना पैसा लेके आऊंगा, दैट इज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी बंद हो गई और हमारे पास पैसे नहीं है कंपनी में तो हमको घर से भी अनलिमिटेड एक्सटेंड तक पैसा लेके आना पड़ सकता है, दैट मीन्स पर्सनल प्रॉपर्टी भी मांगी जा सकती है। फिर हमने कन्वर्जन जो पढ़ा उसमें देखा कि कन्वर्ट करते वक्त अगर एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो रही है तो 3 प्रकार से हो सकती है, एक गलती से, दूसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ से और तीसरा बाय चॉइस। बाय चॉइस वाले में हमको क्वेश्चन आते हैं जिसको हमने समझा था। इसमें पहले बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, हमको आर्टिकल्स अमेंड करना है। आर्टिकल्स में जो कंडीशंस लिखी होती है प्राइवेट कंपनी की उनको डिलीट करना है, रिस्ट्रिक्शंस हटाना पड़ेगा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट हटाना पड़ेगा एंड पब्लिक सब्सक्रिप्शन को अलाउ करना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि नाम बदलना पड़ेगा तो हमको नेम क्लॉज भी अमेंड करना पड़ता है, एमओए चेंज होगा सेक्शन 13 के हिसाब से, एमओए में प्राइवेट वर्ड को हटाया जाएगा। फिर फाइलिंग कर दो, आईएनसी 27 और एमजीटी 14 में फाइलिंग होती है, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एमओए एओए। इसके बाद आरओसी विल शो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम द डेट व्हेन द रेजोल्यूशन वाज पास्ड। फिर अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पब्लिक टू प्राइवेट तो एक एडिशनल पॉइंट है, बाकी सब तो वैसे ही है, सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट होगा, यहाँ पे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। बाकी वही है, सिर्फ अपोजिट है। यहाँ हमने डिलीट किया था रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे हमको इंसर्ट करना होगा। यहाँ हमने डिलीट किया था वर्ड प्राइवेट, यहाँ प्राइवेट इंसर्ट करना होगा। अप्रूवल आएगी उसके बाद हम 15 दिन के अंदर फाइलिंग कर देंगे, सेम चीजें फाइल होगी, एक एक्स्ट्रा रहेगा कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी फिर से नया सर्टिफिकेट देगा। यहाँ कन्वर्जन होता है फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे फर्क है, यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन के दिन कन्वर्जन हो चुका है, यहाँ पे अप्रूवल के दिन होता है एंड नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन द रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ये हमने पिछली क्लास में समझा था। फिर इसके एक्चुअल वर्डिंग्स भी पढ़े थे हमने। अब एक और कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन में एक एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको करना पड़ता है। बंद है टीवी, टीवी क्यों देख रहे हैं, पढ़ाई करो। अच्छा टीवी, एक मिनट मैं बुला लेता हूँ। आपको पता है क्या रिमोट कौन सा है, दो दो रखे हैं वहाँ, तो ले लो और चला लो। हाँ, सो एक और कन्वर्जन की प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन सेक्शन 18 के हिसाब से होता है। कन्वर्जन अलग अलग टाइप का हो सकता है, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, लिमिटेड से अनलिमिटेड, अनलिमिटेड से लिमिटेड, ऐसे बहुत टाइप के कन्वर्जन हो सकते हैं। तो
बेसिकली कोर्स में कितना है, तो लिमिटेड प्राइवेट पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, ये हमारे कोर्स में है। बट एक कन्वर्जन और होता है, अगर एक कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी से हमने बना लिया, समझो मैंने बना लिया था कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, अब मैं चाहता हूँ कि यार अनलिमिटेड लायबिलिटी रखने में कोई मतलब नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो ऐसे केस में भी कन्वर्जन होगा अगेन एज पर सेक्शन नंबर 18, और हमको एमओए एओए चेंज करना पड़ेगा, उसमें कंडीशंस लिखना पड़ेगा, आपको प्रक्रिया नहीं है। बट एक सेक्शन और है जो आपको यहाँ पे अप्लाई होता है, जो वैसे आपको क्वेश्चन आने के चांस कम रहेंगे, जिसमें सेक्शन 65 है, जिसमें कन्वर्जन अगर होता है अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड कंपनी में, सो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी और लिमिटेड हो रही है, तो ऐसे केस में एक रिजर्व कैपिटल बनाने की बात होती है। एक्चुअली ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कैपिटल वाले चैप्टर में आता है, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, ये सेक्शन इसलिए 65 है। तो सेक्शन 65 ये वैसे आगे के चैप्टर में आता है शेयर कैपिटल में, यहाँ कैपिटल आपको चेंज करना पड़ता है, एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। क्या होता है, आप सोच के देखो, एक कंपनी है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, अब अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी थी, इसमें हमारे पास ऑलरेडी 10 लाख की लायबिलिटी हम कर चुके हैं, इनकर हो चुकी है, दैट मीन्स 10 लाख की लायबिलिटी एट प्रेजेंट हमारे पास हमारे ऊपर है। अब हम सोचते हैं कि यार ये कंपनी में 10 लाख की लायबिलिटी हो गई, समझो हम 3 जन इसके मेंबर्स हैं, हम लोग चाहते हैं अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लिमिटेड लायबिलिटी में। और हम कैपिटल रखते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए, तो चलेगा क्या? आप खुद सोच के देखो, 10 लाख की तो ऑलरेडी लायबिलिटी है, और हम बोलेंगे 1 लाख रुपए तक लायबिलिटी हमारी रहेगी, तो ये तो धोखा देना हो जाएगा सीधा सीधा, जिनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी 10 लाख की लायबिलिटी हो गई, अब हमको लग रहा है कि यार 10 लाख तो बहुत हो गया, तो चलो लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और 1 लाख रुपए बोल देते हैं, तो ऐसी बदमाशी कर सकते हैं अपन। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब आप ऐसा कन्वर्ट करोगे एक अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड में, तो आपको एक रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना होता है। तो रिजर्व का क्या मतलब है, रिजर्व कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जिसको आप सिर्फ आखिर में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगा सकते हैं, तो इसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। सो कैपिटल रिजर्व अलग चीज है और रिजर्व कैपिटल अलग चीज है। तो रिजर्व यानी वैसे ही है जैसे अपने गाड़ियों में रिजर्व होता है, आजकल तो नहीं होता, पहले होता था बाइक्स में, कि नॉर्मल पेट्रोल खत्म हो गया, फिर इमरजेंसी में वो काम आता था, जो रिजर्व में डाल के अपन फिर गाड़ी चलाते थे, तो अब नहीं होता, आजकल डायरेक्ट ही चलती है, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो रिजर्व कब यूज होता है, जब जरूरत पड़ेगी। यहाँ भी ये कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम फिर नहीं मंगाया जाएगा। तो अगर आपका ऑलरेडी कैपिटल है, समझो हमारा कंपनी अनलिमिटेड थी, बट अनलिमिटेड कंपनी में कैपिटल हो भी सकता है, आपको पता है अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बट साथ में शेयर कैपिटल भी हो सकता है। अगर शेयर कैपिटल है तो उसमें से 10 लाख को रिजर्व कर दो, सिंपल इतना बोला है। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो पहले शेयर कैपिटल क्रिएट करो और 10 लाख को रिजर्व करो, तो मिनिमम इतना आपको रिजर्व करना पड़ेगा, तो इतने का आपको रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना पड़ता है जब आप कन्वर्ट करोगे। ये रिजर्व कैपिटल को मंगाया जा सकता है, कैन बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगा सकते हैं अपन। सो सेक्शन 65 बस इतना बताता है कि जब आप कोई कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनलिमिटेड लायबिलिटी टू लिमिटेड लायबिलिटी, यू विल हैव टू क्रिएट अ रिजर्व कैपिटल। अगर ऑलरेडी आपके पास कैपिटल है तो उसमें से रिजर्व कर दो, नहीं है तो नया कैपिटल आपको रेज करना है और उसको रिजर्व क्रिएट करना है। सो रिजर्व को आप फिर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं मंगाएंगे, ये सिर्फ बाइंडिंग अप पे मंगाएंगे। तो वही दिया है, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग कैपिटल मे बाय रेजोल्यूशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज लिमिटेड, अगर वो अनलिमिटेड से लिमिटेड में जब कन्वर्ट होगी, तो एक्चुअल वर्डिंग से अपन आसान करके उसको पढ़ते हैं, डू आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। पहला, इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट यानी फेस वैल्यू। सो लॉ में आपको फेस वैल्यू के
फेस वैल्यू वर्ड यूज करते हैं, कई जगह नॉमिनल वैल्यू वहां पे भी आता है, नॉमिनल अमाउंट। So increase the nominal amount of its share by increasing the nominal amount on each of its shares. So per share आपको ये अमाउंट बढ़ाना है। जैसे पर शेयर आपने 10-10 रुपए का शेयर इशू कर दिया, उसको इंक्रीज करो, एंड इसका कंडीशन रहेगी कि कोई भी पार्ट नहीं मंगाया जा सकेगा, subject to the condition that no part of such increased capital shall be capable of being called except in the event and for the purpose of company being wound up. So अगर आपके पास पैसा नॉमिनल अमाउंट नहीं है तो पहले नॉमिनल अमाउंट बढ़ाओ बोला, दैट मींस यू विल इशू फर्दर कैपिटल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यू कैपिटल इशू होगा और उसको फिर आप रिजर्व क्रिएट करोगे। अभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी कैपिटल है तो नया इशू करने की आवश्यकता नहीं है, उस कैपिटल में से रिजर्व कर दो। अगर ऑलरेडी नॉमिनल अमाउंट कुछ है जो अनकॉल्ड है तो उसमें से ही रिजर्व कर दो, यहाँ पे न्यू कैपिटल इशू करने की जरूरत नहीं। सो जो अनकॉल्ड कैपिटल है इसको आप रिजर्व कर दो, दोनों में से एक चीज। सो आइदर और, दोनों में से एक, आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। सो दोनों भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि और ज्यादा रिजर्व करना है तो और भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट इतना मिनिमम रहता है। सो ये प्रक्रिया जो है इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल वगैरह की परमिशन भी लगती है, आपको वो कोर्स में नहीं है, तो आपको जितना पार्ट है सेक्शन 65 का बस उतना ध्यान रखना है। वैसे ये भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एक बस फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाले टाइप का सेक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। सो पहला चीज बोला है, इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स सब्जेक्ट टू कंडीशन कि इसमें से कोई भी पैसा हम नहीं मंगाएंगे जब तक वाइंडिंग अप नहीं होता। या फिर दूसरा, प्रोवाइड दैट स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, आपको नया इशू नहीं करना है, यहाँ ऑलरेडी आपके पास कुछ कैपिटल है जो आपने कॉल नहीं किया। so specified portion of uncalled share capital shall not be capable of being called up except with same condition in the event and for the purpose of company being wound up। ठीक है, तो ये सेक्शन 65 एक थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक आता है, वैसे हम सेक्शन 65 पढ़ते हैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, तो अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, सो फिफ्थ चैप्टर में अपन ये देखेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। सो ये एक्चुअली है शेयर कैपिटल, तो इस सेक्शन को आप रिजर्व शेयर कैपिटल बोल सकते हैं। ये रिजर्व क्रिएट करने के बारे में बात करता है। तो रिजर्व का मतलब है ऐसा शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उसके पहले आप इसको मंगा ही नहीं सकते। ठीक है, अकाउंट्स में आपको थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अकाउंट्स और लॉ में ओवरलैप होती है, इवन टैक्सेशन में कई चीजें लॉ से समझ में आती है, जैसे अपन यहाँ बोनस वगैरह पढ़ेंगे, अपन राइट इश्यूज देखेंगे, तो वो सब अगर आपने अकाउंट्स में करा है तो आपको ज्यादा अच्छे से जमेगा, अगर वहां नहीं भी जमा है तो ये पढ़ने के बाद उधर और अच्छे से जमने लगता है। तो कई बार होता है कि आपको अकाउंटिंग नहीं जमी राइट शेयर्स की, समझ में नहीं आई, बट यहाँ जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके कॉन्सेप्ट यहाँ दिए हैं, जैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अब रिडक्शन क्यों होता है, कैसे करते हैं, वो यहाँ दिया है, उसकी आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं अकाउंट्स में। जैसे बायबैक ऑफ शेयर्स, अब बायबैक ऑफ शेयर्स की आप एक्चुअल अकाउंटिंग करोगे अकाउंट्स में, लेकिन उसका पूरे जो प्रोविजन है यहाँ दिए हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना आफ्टर बायबैक, वो इसमें लिखा हुआ है। सो ये पढ़ने के बाद वहां पे समझ में आता है फिर क्या यूज कर सकते हैं, कब आप सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। अगर उसमें नहीं भी समझा होगा आपको, कभी कई बार होता है पिछले क्वेश्चन में तो आपने 100% चीज का सीआरआर क्रिएट किया था, यहाँ पे सिर्फ 50% का कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन लॉ के कारण दूर हो जाएगा, क्योंकि लॉ में अपन उसका एक्चुअल कानून क्या बोलता है, प्रोविजन क्या बोलता है, वो पढ़ने वाले हैं। सो बहुत सारी चीजें ओवरलैप होती हैं, यहाँ से आपका अकाउंट्स भी अगर कुछ चीज छूट गई है, नहीं समझ रहा है, तो ये होने के बाद वो और अच्छे से समझने लगेगी। आपने सुना ही होगा बहुत सारे केस में आपको अकाउंट्स वाले सर बोलते ही हैं ये आपको आपके लॉ वाले सर बताएंगे। सो कई बार बोलते हैं लॉ वाले सर से पूछ लेना और स्माइल देते हैं। ठीक है, चलो तो ये बेसिक है सेक्शन 65, कोई एग्जाम में उतना महत्व नहीं रखता, सो काम का भी नहीं है। तो आखिरी में आपको मैं बता दूंगा, वैसे पढ़ाते पढ़ाते भी बताता हूँ कौन से सेक्शंस काम के हैं कौन से नहीं है। तो अभी सीरीज में हम 65 तक नहीं पहुंचे, जब 65 आएंगे तब मैं बता दूंगा कि पढ़ लेना, बट एग्जाम में नहीं आएगा।
प्रकार की होती हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा कंपनी कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और ओबीसी, ये पहले देखा हमने। फिर हमने दूसरी चीज पढ़ ली है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। इसके अलावा और भी कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं जो अब हमको देखना है, जैसे कि एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, स्मॉल, डोरमेंट, फॉरेन, ये सब क्या होती है, ये सब कंपनीज हम समझने वाले हैं। कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट में नहीं रजिस्टर होती, सो टेक्निकली हम उसको कंपनी नहीं बोलते। जैसे कि ऐसी कोई कंपनी जो कानून के तहत बनाई गई है, इसको हम नाम देते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे कि एलआईसी, एलआईसी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो कि एक कानून के तहत बनाई है, एलआईसी का कानून है। आरबीआई है, सेबी है, ये सब स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं। सो स्टैट्यूटरी कंपनीज दीज आर नॉट कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इन्हें कंपनीज एक्ट में नहीं बनेगी है। सो दीज आर नॉट फॉर्म्ड बाय अंडर द कंपनीज एक्ट, दीज आर फॉर्म्ड अंडर सेपरेट स्टैट्यूट, सेपरेट एक्ट या स्टैट्यूट। जैसे स्टैट्यूटरी कंपनी, उसका नाम ही है स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, कानून। सो स्टैट्यूटरी मींस जो कानून के तहत बनाई गई है। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड अंडर सम स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये चीजें इसके एक्ट में लिखा होता है। जैसे सेबी का क्या काम है, सो इसको एमओए एओए की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके केस में उनका कानून ही बता रहा है कि सेबी क्या काम करेगा, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या पावर्स हैं, ये सब चीजें उसी में लिखी होती हैं। वैसे ही आरबीआई क्या काम करेगा उसके कानून में लिखा हुआ है। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज में उसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी बनेगा कैसे, पावर्स, फंक्शंस, ये सब इनके स्पेशल एक्ट में ही लिखे होते हैं। Hence, they require some special powers and privileges. Statutory companies are formed in special cases to carry on the work of some special public importance. They do not have the word limited as part of their name. जैसे एग्जांपल दिया तो इनको हम कॉरपोरेशंस भी बोलते हैं। जैसे कि आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, सो आरबीआई एक आरबीआई के कानून के तहत बना है। एलआईसी ये एक स्टैट्यूटरी कंपनी है, कानून के तहत बनी। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ये भी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है, एयर कॉरपोरेशन एक्ट में बनी थी, बाद में दोनों को मर्ज कर दिया और अब टाटा ने इसको खरीद लिया है। सो टाटा हर जगह फैले हुए हैं, पता है आपको। सो छोटी से छोटी सुई से लेके बड़े से बड़े प्लेन में वो लोग इन्वॉल्व है, सो पता ही है आपको, खतरनाक बड़े लेवल पे काम करते हैं। सो ये शुरुआत में क्या हुआ था ना, जब हम आजाद हुए थे तो उस टाइम सभी काम सरकार करती थी। इंश्योरेंस बेचना है, सरकार बेच रही है, एलआईसी बना ली है, तो जीआईसी बना दी है जनरल इंश्योरेंस के लिए, जो काम है सब सरकार, एरोप्लेन उड़ाना है सरकार उड़ा रही है। सो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अपन बहुत डरते थे कि जैसे पहले अंग्रेज आए उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर अपन कंपनीज को बुलाएंगे तो प्राइवेट बड़ी कंपनीज आ जाएगी बाहर की और वो अपने ऊपर कंट्रोल करने लगेगी, इसीलिए काफी डरते थे अपन। सो बहुत साल तक तो सरकार ये सब काम करती थी, अपना ना रुपया मजबूत हो रहा था, रुपया तो अभी भी मजबूत नहीं हो रहा है। सो बहुत तकलीफ हो रही थी और इसीलिए फिर 1991 में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था एलपीजी। उसमें आप देखोगे ये सब चीजों को फिर प्राइवेटाइज करने के ऊपर काम किया था। पहले मारुति तक के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी, पब्लिक तो थी बट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी। बाद में 91 में इसको फिर प्राइवेटाइज किया गया, एलपीजी स्कीम लाए थे घर घर सिलेंडर पहुंचाने की, नहीं वो अलग है, सो वो उज्ज्वला योजना है, सो वो अलग चीज है। एलपीजी यानी हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो अभी भी मोदी जी उसी पे काम कर रहे हैं। तो वही स्कीम को जो मेक इन इंडिया, घर पे बनाओ, फिर एफडीआई 100%, अरे घर पे बनाओ यानी भारत भारत अपना घर है, सो गो वोकल फॉर लोकल। सो इसीलिए जो भारत की कंपनीज है उनको बढ़ावा देना, ये सब अपना मेन एम होता है अभी। सो उससे क्या होगा, अपना रुपया और मजबूत होते जाएगा, क्योंकि हम खुद की चीजें यहीं बनाते जाएंगे, सो बाहर से हमको खरीदना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी इंपोर्ट है उनके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं और एक्सपोर्ट को टैक्स फ्री किया जाता है, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और फॉरेन की इनकम अपने पास आए। तो सब पूरी इकोनॉमिक्स है, बेसिक सब इकोनॉमिक्स से ही चलता है। तो टैक्सेशन भी इकोनॉमिक्स का ही एक एडिशनल वर्जन है। तो जितना भी आप पढ़ते हैं सब इकोनॉमिक्स के कारण है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ये भी पूरा इकोनॉमिक्स ही है। तो डिमांड सप्लाई का खेल होता है पूरा। तो अगर आप ज़्यादा
एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स आएंगे आपके पास, डॉलर के रिजर्व्स बढ़ेंगे तो आपका रुपया मजबूत होगा। फिर डॉलर्स जो है वो सप्लाई आ गई अपने पास, तो अगर सप्लाई है तो डॉलर के रेट कम होंगे। इसलिए उधर ट्रम्प चिल्ला रहा है अगर आपने डॉलर को कमजोर करने के बारे में सोचा तो हम टेरिफ लगा देंगे। वो चालू है ना कुछ तो भी, यानी वो चालू नहीं है ट्रम्प, लेकिन ये टेरिफ टेरिफ लगाना चालू है। तो ठीक है, खैर तो ये पहले के जमाने में ये सब जो है ना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बहुत थे, बाद में अब तो कम हो गए। जैसे आईसीएआई इज आल्सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो वो भी आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। आईसीएआई कैसे बना है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, हाँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, उसके हिसाब से आईसीएआई का निर्माण किया गया है। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी कंपनी ही है। फिर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये बचपन में पढ़ाए जाते थे। यहाँ फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट बना था अपना आज़ादी के बाद। सो दामोदर वैली ऐसा वैली है, यहाँ से पानी वानी बहता है, तो यहाँ पे अपने टरबाइन लगा दिए, चक्का घूमता है, पानी से बिजली बनती है। ऐसा कुछ तो भी था, मेरे को भी ध्यान नहीं है, बचपन में पढ़ा था कहीं। तो फर्स्ट अपना हाइड्रो पावर प्लांट था आफ्टर आज़ादी के बाद, 1948 का एक्ट है। सो इस एक्ट के तहत दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये सब जो है इनको हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। क्या इनको भी ये एक्ट लगता है, तो आंसर इज यस। हमने पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी में कि ये एक्ट उनको भी लगता है, स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज को भी लगता है, बट नहीं लगेगा अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो। जैसे कंपनीज एक्ट ये आईसीएआई को भी अप्लाई होगा, लेकिन अगर कहीं इनकंसिस्टेंट हो गया तो फिर नहीं लगेगा। ठीक है, सो इनको हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। लीगल स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज जो होती हैं ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, बट इसके मेमोरेंडम नहीं होते, आर्टिकल्स नहीं होते, ना ही इसके नाम में लिमिटेड वर्ड आपको देखने को मिलता है। सो ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैं ये गवर्न की जाती है बाय देयर स्पेशल एक्ट क्रिएटिंग इट एज वेल एज द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट भी लगता है in so far as these provisions are not inconsistent with the provisions of their special act। ठीक है, सो ऐसा है। एक और होती है चार्टर्ड कंपनीज। तो चार्टर्ड कंपनीज वो जो कि अब ये भी अब नहीं बनती अपने यहाँ पे, जब अंग्रेज लोग राज करते थे उस टाइम पे जो राजा है, राजा के द्वारा कई बार कंपनी बनाई जाती थी। चार्टर का मतलब होता है राजा का जो राजपत्र होता है, तो राजा का जो आदेश होता है उसको चार्टर बोलते हैं। उन्होंने आदेश में लिख दिया कि ऐसी ऐसी एक कंपनी बनाई जाएगी, तो वो एक कंपनी फॉर्म हो गई तुरंत। सो ये जो फॉर्म होती थी इनको हम चार्टर्ड कंपनीज बोलते थे। सो जो रॉयल ब्रिटिश चार्टर के तहत बनाई जाती थी। तो चार्टर्ड कंपनीज आर दोस which are formed by royal charter issued by the king or queen of England। जैसे एग्जांपल दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी, सो ये इंग्लैंड के चार्टर के द्वारा बनाई गई थी, रॉयल चार्टर से। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन नोन टू इंग्लिश लॉ। चार्टर्ड कंपनी इज रेगुलेटेड बाय इट्स चार्टर and Companies Act do not apply to it, does not apply। This method of incorporation is now used only in England, mostly to form non-trading corporations। जैसे अभी एक recent example आप देखो तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, सो ये बनाया गया है रॉयल चार्टर के द्वारा। सो अपने लिए ये काम की नहीं है, इनको अपना एक्ट बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, सो अब अपने यहाँ इनका कोई महत्व भी नहीं है, इनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ये सब अब अपने यहाँ नहीं है। ठीक है, ऐसा है। फिर ये तो हो गए कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन जो नॉट कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में नहीं है ये। तो ये किसी और कानून से बन रहे हैं या फिर रॉयल ब्रिटिश चार्टर से बन रहे हैं, सो ये एक्ट इस एक्ट में नहीं कवर हो रहे हैं। फिर और कुछ कंपनीज जो हैं इस एक्ट में कवर होती हैं, बट ये माइनर क्लासिफिकेशन हो गया। मैंने आपको बताया मेजर क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, तो कंपनी कैन बी ओनली पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी, इतने ही हो सकते हैं। तो मेजर क्लासिफिकेशन आपका सेक्शन नंबर 3 बताता है। एक कंपनी अगर आप बना रहे हैं तो या तो पब्लिक या प्राइवेट या ओपीसी ही रहेगी। फिर वो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड होगी। फिर ऐसा हो सकता है कि वो पब्लिक कंपनी है साथ में एक होल्डिंग कंपनी भी है, वो प्राइवेट कंपनी और साथ में
सब्सिडरी, एसोसिएट, ये सब इनके ही एक प्रकार रहेंगे। बट वो बनेगी ऐसी, वो या तो पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी या ओपीसी होगी। और साथ में हो सकता है कि वो एक होल्डिंग कंपनी हो, वो एक गवर्नमेंट कंपनी हो। तो ऐसे और कौन कौन से क्लासिफिकेशन है ये हमको देखना है। इन पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं और केस स्टडी बना के ही आते हैं, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बट समझना जरूरी है। पढ़ी हुई है इनमें से कुछ कंपनीज, कुछ क्या सभी पढ़ी हुई है। पहली गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसको गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग, जिसमें मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है। वो कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स, एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। इन्होंने मिलके एक कंपनी बनाया, समझो कोल इंडिया। अब फर्क ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है ना, ये सेपरेट एक्ट में नहीं रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट कंपनीज रजिस्टर्ड कहाँ होती है, कंपनीज एक्ट में ही होती है। लेकिन फर्क क्या है, क्यों इसको गवर्नमेंट कंपनी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग ये होती है ऑफ दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मोर देन 51% और मोर। सो अगर 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, आइदर इंडिविजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की हो वो भी चलेगा, इंडिविजुअली किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो वो भी चलेगा, या फिर मिल के हो, कुछ शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे महाराष्ट्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, दो सरकार मिलके अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग होल्ड करती है मोर देन और इक्वल टू 51%, देन सच अ कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। एंड इट इंक्लूड्स अ सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। ये तो हो गई गवर्नमेंट कंपनी। इसकी जो सब्सिडरी होगी, जैसे WCL लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तो ये WCL क्या है, ये एक सब्सिडरी है ऑफ कोल इंडिया। तो ये अगर इसकी सब्सिडरी है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी क्या होती है पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद वही पढ़ना है अपने को। सो गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन कैसे किया है, मीन्स एनी कंपनी इन विच, तो ये एक नॉर्मल कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। इट कैन बी पब्लिक और इवन प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। सो मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो 51 या उससे ज्यादा, 50% से ज्यादा से काम नहीं होगा, 51 होना जरूरी है। सो अगर टोटल कोल इंडिया के 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख में से कम 51,000 होल्ड करना पड़ेगा। सो तब जाके वो कोल इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो 51% है, मोर देन 50% और 51 में फर्क होता है, ठीक है। क्योंकि 50 के बाद और भी आते हैं, 50.5 हो सकता है, 50.4 हो सकता है, बट 51 होना जरूरी है। अगर 50.5 है तो फिर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। 51 और मोर, नॉट लेस देन 51% है ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। बाद में रूल्स में क्लैरिफाई किया, एक्सप्लेनेशन और रूल्स में, कि पेड अप शेयर कैपिटल को हम क्या मानेंगे, टोटल वोटिंग पावर्स, यानी इक्विटी वाले शेयर जिसमें वोटिंग पावर है। ये एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई किया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज टोटल वोटिंग पावर। सो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके कम से कम नॉट लेस देन 51% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, or partly by central government and partly by one or more state governments, and it includes a company which is a subsidiary of such a government company. So ये कंपनी भले ही इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट कुछ होल्ड नहीं कर रही, बट ये अगर सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया है, so it will also be deemed as a government company. गवर्नमेंट कंपनी जैसा कि मैंने बताया प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकती है, बट इसके नाम में कभी भी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं होगा, सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है। अगर वो प्राइवेट कंपनी भी होगी तो भी लिमिटेड वर्ड ही यूज करते हैं। सो गवर्नमेंट कंपनी में कभी भी प्राइवेट वर्ड नहीं दिखेगा आपको। सो आपको कुछ फीचर्स बताए हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी एक नॉर्मल रजिस्टर्ड कंपनी अंडर दिस एक्ट, लेकिन फर्क यह है कि इसमें मेजर शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग ये गवर्नमेंट की होती है। कंपनीज एक्ट अगेन जनरली अप्लाई होता है गवर्नमेंट कंपनी को, लेकिन
ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अलग अपॉइंट होता है, आपने ऑडिट में देखा होगा, सीएजी अपॉइंट करता है इसको। सो थोड़े बहुत प्रोविजंस अलग होते हैं, बाकी ज्यादातर प्रोविजंस अप्लाई होंगे। उस ऑडिटर की भी ड्यूटी वही रहेगी जो नॉर्मल रहती है, तो वो प्रोविजन जनरल अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे होंगे जिसमें एग्जाम्पशन है। इसमें डिविडेंड डिक्लेरेशन अलग टाइप से होगा, मेंबर्स डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसीलिए ऐसे कंपनी के शेयर्स आप ले सकते हैं जब आपको डिविडेंड वाले शेयर्स चाहिए। तो गवर्नमेंट कंपनी खतरनाक डिविडेंड बांटती है, जब भी सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, जब भी इन्हें रहती है हमेशा, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करवा लेती है। ऐसी कंपनीज को डिविडेंड डिक्लेयर करवा लो तो अपने को पैसा आ जाता है। सो गवर्नमेंट को आएगा तो साथ में अपने को भी मिल जाएगा, क्योंकि अपन भी शेयर होल्ड कर रहे हैं। कोल इंडिया के शेयर आप भी होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, तो पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये सब जो है, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इनमें खतरनाक डिविडेंड देखने को मिलेगा आपको। भेल है, सो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सो ये सब जो है गवर्नमेंट कंपनी है ये। सो इनके शेयर्स अगर आप होल्ड करते हैं तो डिविडेंड खतरनाक मिलता है, बहुत डिविडेंड बांटती है कंपनीज। इनको डिविडेंड बांटते भी क्यों है, क्योंकि इनके पास कैश अगर ज्यादा पड़ा भी है तो ये और कहीं यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी क्या है, कोल इंडिया है, बनाई गई है कोयले के लिए, कोयले की माइनिंग करेंगे, बेचेंगे बेचेंगे, उसके लिए बनाई गई है। अगर इनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा भी है तो ये कोई दूसरा बिजनेस नहीं चालू करेंगे, ये स्टील का बिजनेस चालू नहीं करेंगे, उसके लिए सरकार ने सेल बनाई है। सो स्टील ये अलग बिजनेस हो जाता है, तो उसका अलग काम रहेगा। तो अलग अलग कंपनीज बनी हुई है, इसलिए कोल इंडिया के पास एक्सेस अगर पैसा है भी तो कहीं और यूज नहीं करेंगे, वो डिविडेंड बांटते हैं, बायबैक करते हैं, ऐसी चीजें होने को देखने को मिलती है इनमें। सो अगर यही रिलायंस के पास और पैसा होता तो रिलायंस कहीं और लगाएगा, तो उसने सोचा पेट्रोलियम बहुत हो गया, अब अपन डेटा बेचते हैं, तो उसने जियो चालू कर लिया। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करते दिखेंगे आपको, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए डिविडेंड बांटते रहती है रेगुलर। सो और गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इनसे रेगुलर डिविडेंड कटवाते रहते हैं। तो बहुत सारे प्रोविजन इनको वैसे के वैसे अप्लाई नहीं होते, वैसे जनरली अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके रेम्यूनरेशन, ऑडिटर्स, ऑडिटर के रेम्यूनरेशन, ये सब चीजें अलग होती हैं। गवर्नमेंट कंपनी भी पब्लिक या प्राइवेट दोनों हो सकती है, लेकिन ये कभी भी प्राइवेट वर्ड यूज नहीं करेगी इन इट्स नेम। ऑडिटर का भी दिया है, आगे हम 139 डिटेल में पढ़ेंगे ऑडिटर अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो ही शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एग्जांपल दिया आपको, एचएमटी, इसका चावल आता है, नहीं वो नहीं, वो अलग है। तो ये एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसकी घड़ी आती है, घड़ी वगैरह देखे होंगे आपने। बोकारो स्टील, सो ये गाली जैसा जो दिख रहा है कंपनी का नाम है WCL। सो ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है। बहुत एग्जांपल है, भेल, सेल और क्या क्या, हम कदम का बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। सो इनके शेयर्स ज्यादातर रिटायर्ड लोग, ऐसे लोग जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, वो लोग ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रिस्क कम होता है और क्योंकि गवर्नमेंट की है, और इनकम भी रेगुलर जरूर आएगी, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन उतना नहीं देखने को मिलेगा आपको। जैसे आपको दिखेगा कि रिलायंस का शेयर 2000 था, 2 साल 3 साल बाद देखोगे 4500 5,000 हो गया, लेकिन कोल इंडिया जैसे कंपनीज में इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी आपको, प्राइस में उसके वैल्यूएशन में उतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी, बट रेगुलर डिविडेंड जरूर मिलते रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर जो लोग रिस्क अवर्स लोग होते हैं वो लोग ऐसे शेयर्स खरीदना पसंद करते हैं। अभी तो खैर सब बढ़ रहे थे तो गवर्नमेंट कंपनीज भी खतरनाक बढ़ी हैं अभी, तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन बढ़ चुकी होंगी, तो अभी तो रुकना ही ठीक है, मार्केट कहाँ जाता है बता नहीं सकते। सो ये है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट और मोर देन वन गवर्नमेंट। फिर इसकी सब्सिडरी ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी होगी, बिकॉज मेन कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। इसके बारे में कुछ अनेक्शंस दिए हैं, वो अनेक्शंस अभी काम के नहीं है, एक बार पूरा कोर्स हो जाएगा तो आप रीड कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी को कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं, थोड़ा उसमें राइट इशू के केस में मिलता है, तो ये अपन जब सेक्शन 62 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे।
यहाँ पे सिर्फ आपको एक साथ दिया है ताकि आप कल चलकर जब रिवाइज करेंगे तो सब पॉइंट्स आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्राइवेट कंपनी को। तो ये आप लास्ट टाइम में रिवाइज करने के टाइम यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल पढ़ने में कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी आपने सेक्शन 62 नहीं पढ़ा है, आपने अभी कंपनी मीटिंग्स वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, मीटिंग्स के कुछ सेक्शंस हैं, तो ये सब अभी आपको नहीं पता, इसीलिए अभी पढ़ने में मतलब नहीं है। वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी को भी कोई बेनिफिट्स दिए गए हैं तो वो बताया गया है यहाँ पे, जैसे उसके नाम में सिर्फ लिमिटेड वर्ड होगा इवन इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी। ट्रांसफर ट्रांसमिशन में थोड़े अलग प्रक्रिया लगती है इसमें। फिर बाकी भी अपन देखेंगे सब, सेक्शन 89, 90, 96, एजीएम थोड़ी अलग टाइप से होती है इसकी। तो ये सब एक साथ आपको यहाँ अनेक्षर के रूप में दिया है ताकि आखिरी वक्त पे जब आप रिवीजन करें तो एक साथ आपको देखने को मिल जाए। नहीं तो भी हम एक एक सेक्शन जब पढ़ेंगे 62 तो वहाँ पे हम इंडिविजुअली ये पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट मिनट में आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएगा, लास्ट मिनट रिवीजन में। लास्ट मिनट रिवीजन कभी कभी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ। तो निधि कंपनीज के भी फायदे हैं, ये तो नहीं है आपको पूछेंगे नहीं, निधि कंपनीज का टॉपिक ही हटा दिया है आपके कोर्स से। ओपीसी को कुछ फायदे हैं, पढ़ेंगे अपन डिटेल में, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, एवरेज एनुअल रिटर्न है इसके केस में, ये देखेंगे अपन सब। मीटिंग नहीं होती है इसमें, अलग होती है, एजीएम वैसे नहीं होती। अब सोच के देखो ना, एजीएम का क्या मकसद है, मेंबर्स को बुलाते हैं, बताते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ। अब अकेला व्यक्ति है तो खुद मीटिंग करेगा क्या, खुद नोटिस भेज रहा, फिर घर पे गया अरे नोटिस आया चलो मीटिंग करने, फिर मीटिंग में डिसीजन, हाँ कौन कौन डिसीजन लेना चाहता है और मैं ही छू कोई डिसीजन लेगा, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए इनको ऐसे प्रोविजन नहीं लगते। इसमें भी मीटिंग होती है, वो जाएगा खुद बैठेगा मीटिंग में, पूरा एक पेज पे लिखेगा मैं ये सब डिसीजंस ले रहा हूँ, उसकी फाइलिंग कर देंगे आरओसी के पास और ये डिसीजंस कंप्लीट हो गए, मीटिंग कंप्लीट हो गई। तो थोड़े अलग प्रोविजन लगते हैं, तो इनको भी ओपीसी को भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसमें एक ही डायरेक्टर रहा तो भी चलता है, तो ही विल साइन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये सब देखेंगे अपन आगे। फिर ये बता दिया था अनेक्चर 5। अनेक्चर 6 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए जो वैसे अपने एग्जाम में नहीं पूछेंगे बट फिर भी पता होनी चाहिए, जैसे रजिस्ट्रार कौन है, सो वो सब अपन देखेंगे। सो ये बाद में देखते हैं। वापस आते हैं हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले एक और। तो गवर्नमेंट कंपनी भी इम्पोर्टेंट है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन मैंने यहाँ से हटा दिया हूँ क्योंकि फॉरेन कंपनी ऑलरेडी एक अलग चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे फिर से रिपीट करके मतलब नहीं था। सो गवर्नमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछते हैं आपको। फिर होल्डिंग सब्सिडी तो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, करने की जरूरत नहीं, पैसा खतरनाक नहीं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होल्डिंग कंपनी वो जिसको जो कंट्रोल कर रही किसी और कंपनी को, और सब्सिडरी वो जो कंट्रोल हो रही है। कभी कभी होता है वो कंट्रोल कर रही है, वो ये नहीं अरे कंपनी, सो वो कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, तो जो कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। जैसे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड कंट्रोल कर रही है बी लिमिटेड को, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं ए लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड हो गई सब्सिडरी कंपनी। कंट्रोल दो प्रकार से हो सकता है। अगर आप किसी भी कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको पता है कंपनी में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक उसको बनाने वाले, ये लोगों ने कंपनी को बनाया, फिर बनाने की जरूरत नहीं है, इसका संचालन पूरा कारोबार दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको अगर कंपनी से कुछ काम करवाना है तो कैसे कराओगे, या तो इनसे करवा सकते हो, यानी अगर आप इनको कंट्रोल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को, या फिर आप इनको कंट्रोल कर लो शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को कंट्रोल करने का मतलब है कि आप खुद शेयर खरीद लो। सो आप अगर मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स खरीद लेते हैं टोटल वोटिंग पावर वाले, तो ऐसे केस में यू कैन कंट्रोल द कंपनी। तो इसलिए अगर आपको कोई भी कंपनी को कंट्रोल करना है तो इट
can be either through more than 50% of total voting power, or it can be through control of composition of board of directors. यानी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं, इसी का मतलब है पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि बी लिमिटेड के डायरेक्टर्स ए लिमिटेड अपॉइंट करेगी, तो ऐसे केस में ए लिमिटेड कैन कंट्रोल बी लिमिटेड, क्योंकि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी और डायरेक्टर्स उसकी नहीं सुनेंगे तो हटा देंगे, दूसरे को करेंगे। दैट मीन्स आप डायरेक्टर्स को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंपनी को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मुकेश भाई को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो रिलायंस को कंट्रोल कर लूंगा, है कि नहीं? मुकेश भाई अकेले नहीं, पूरा बोर्ड होना चाहिए। सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मुकेश भाई एक वजनदार डायरेक्टर है, वैसे वजनदार नहीं। सो अगर 50% से ज्यादा मैं या तो टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर लूं, या तो मैं 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर रखूं, सो आई विल बी कंट्रोलिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब ये कंट्रोल डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही, बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही। तो यहाँ ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है ऑफ बी, और ये सी की भी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। वैसे ही बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए है एंड होल्डिंग कंपनी ऑफ सी, और सी दोनों की सब्सिडरी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले केस में आपको दिख रहा है डायरेक्ट कंट्रोल है, यहाँ भी बी और सी में तो डायरेक्ट कंट्रोल है, लेकिन ए अगर कंट्रोल करे सी को तो यहाँ इनडायरेक्ट कंट्रोल है। बहुत सारी कंपनीज रियल में होल्डिंग सब्सिडरी में कवर होती है, जैसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, ये होल्डिंग सब्सिडरी है। सो मिंत्रा सब्सिडरी ऑफ फ्लिपकार्ट है, सो फ्लिपकार्ट खुद ही सब्सिडरी कंपनी। ऐसे बहुत चेन भी दिखेंगे आपको कई बार, सो वॉलमार्ट है, ऐसे चेन दिखेंगे आपको। एक टाटा सन्स है, फिर टाटा मोटर्स है। सो टाटा सन्स तो सबकी होल्डिंग कंपनी, जितनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सबके मेजॉरिटी शेयर्स टाटा सन्स लिमिटेड के पास है। तो टाटा सन्स लिमिटेड जो कंपनी है वो सबकी होल्डिंग कंपनी है। टाटा मोटर्स वगैरह ये सब सब्सिडरी है, टाटा पावर ये सब सब्सिडरी में कवर होती है। सो बहुत सारी कंपनीज इसमें दिखेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस जियो इज अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जियो अलग कंपनी है, भले वो रिलायंस में काम कर रहे हैं उसकी सब्सिडरी करके, लेकिन अल्टीमेटली दोनों अलग है। रिलायंस जियो इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सो जियो अलग कंपनी है, ठीक है। तो अलग क्यों बनाया जाता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो मैनेजमेंट इफेक्टिवली हो पाएगा, आपको एक लाइन ऑफ बिजनेस कम करना है, ज्यादा करना है, तो इजीली आप लाइन ऑफ बिजनेस कम ज्यादा कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर कंपनीज। तो टैक्सेशन का अलग बेनिफिट रहेगा, टैक्सेशन के लिए आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो ये सब अलग अलग कंपनीज रहती हैं, तो कई बार सब्सिडरी करके वो लोग काम करते हैं, बट लीगली दीज आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, तो सब अलग है। तो बी लिमिटेड का अलग अस्तित्व है खुद का, सी लिमिटेड का अलग अस्तित्व है, भले उसको कंट्रोल ए कर रहा है बट फिर भी ये सब सेपरेट एंटिटीज हैं, सब अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। सो ये बेसिक चीज हो गई। सो कंट्रोल कैन बी आइदर बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाय कंट्रोलिंग द मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यहाँ मोर देन 50% है, यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 51 नहीं है। मोर देन 50% का क्या मतलब है, 1 लाख अगर शेयर्स हैं तो 1 लाख में से आपको 51,000 होल्ड करने की जरूरत नहीं। अगर आप 50,000 एक भी होल्ड करते हैं तो ये
आगे ये सब चीजें बदलती है। सो 50 से ज्यादा 50.0001 भी हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है। तो 50 और 51 के बीच में कई संख्याएं आ सकती हैं, और इसीलिए मोर देन 50% बोला है तो मोर देन 50% ध्यान रखना है, अगर 51% या उससे ज्यादा बोला है तो वो ध्यान रखना है। सो गवर्नमेंट कंपनी में ये लिखा हुआ है, जबकि होल्डिंग सब्सिडरी में ये लिखा हुआ है। सो मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ये होना चाहिए, तब जाके कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल भी चलता है, इनडायरेक्ट भी चलता है, जैसा मैंने आपको बताया। सो क्योंकि ए लिमिटेड को अगर सी लिमिटेड से कुछ काम करवाना है तो भले ही वो डायरेक्टली नहीं करवा सकता, ए लिमिटेड डायरेक्ट इसको बोलेगा तो काम नहीं होगा, लेकिन वो बी के थ्रू ये काम करवा सकता है। ये वैसे ही है जैसे आप हो, आपकी एक फ्रेंड है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, आप इसके साथ मूवी जाना चाहते हैं, लेकिन आप इसको बोलेंगे तो शायद ये नहीं मानेगी, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बेस्ट फ्रेंड आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो आप इसको बोलते हैं चल इसको मूवी लेके चलेंगे, ये इसको बोलेगी तो जरूर आएगी। सो इनडायरेक्टली आपने क्या किया, इसको मूवी लेके चले गए, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल है, खर्चा ज्यादा होगा, so, दो जन को ले जाना पड़ेगा, ये भी है, फायदा भी ज्यादा होगा, तो जो भी है। सो हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल भी चलता है, और इनडायरेक्टली अगर कंट्रोल कर रहे हैं, ए लिमिटेड एक भी शेयर होल्ड नहीं करता है सी में, तो भी अगर वो बी के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकता है तो भी कंट्रोल माना जाता है। ऐसी लेयर सिर्फ दो तक ही जा सकती है, थर्ड लेयर तक नहीं चलेगी। दैट मीन्स अगर ए ये बी को कंट्रोल कर रहा है, समझे यहाँ मोर देन 50% शेयर है, मान लो 60% शेयर होल्डिंग है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, मान लो 55% शेयर होल्डिंग है, इसके बाद थर्ड लेयर इज नॉट अलाउड, आप थर्ड लेयर नहीं बना सकते, सी से डी में नहीं जा सकते, इट इज नॉट अलाउड। एक जमाने में ये अलाउ किया जाता था, बट अब ये अलाउड नहीं है, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग क्या करते हैं, कंपनीज बना के चेन होल्डिंग ऐसे चलते रहती है, पैसा घुमाने के काम आती है, गोल गोल घुमा रहे पैसा एक कंपनी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। आप ऐसे करके कितनी भी सब्सिडी बना सकते हैं, ए के अंदर बी भी बना दिए, सी भी बना दिए, डी भी बना दिए, ई भी बना दिए, ऐसे करके आप कितनी भी सब्सिडी बनाओ, जैसे मैंने बताया टाटा सन्स है, उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, लेकिन आप ऐसे चेन होल्डिंग में दो से ज्यादा नहीं जा सकते। सो चेन होल्डिंग कैन बी ओनली अप टू 2 लेयर्स, सो इसको हम लेयर्स बोलते हैं, ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 हो गई, और थर्ड लेयर इज नॉट अलाउड, सो लेयर 3 इज नॉट अलाउड, ये नहीं कर सकते आप, ये बनाना ही अलाउ नहीं है आपको। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक केस में आप ऐसा रख सकते हैं, जब कहीं 100% सब्सिडी है, अगर ए 60% शेयर होल्ड कर रही है बी की, ये लेयर 1 हो गया, बी सी के अगर 100% शेयर होल्ड करती है, तो इसको हम नाम देते हैं होली ओन सब्सिडरी, ये होली ओन कहलाती है। सो सी लिमिटेड इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड। सो ये लेयर को आपको काउंट नहीं करना है, इट इज नॉट काउंटेड एज लेयर। और इसीलिए यहाँ पे आप फिर अगर थर्ड लेयर बनाओगे सी से डी, यहाँ समझो 70% होल्डिंग है, तो ये अलाउड रहेगा, ये लेयर 2 कहलाएगी, क्योंकि 100% सब्सिडरीज आर नॉट काउंटेड एज लेयर। तो यहाँ क्योंकि 100% सब्सिडरी है, तो इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ लेयर। सो 100% सब्सिडरी करके आप 3 4 5 कितने भी कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा है, बहुत ही आसान। कंट्रोल 2 3 कंपनी के साथ मिलके भी हो सकता है, मैं आपको सब केसेस एक साथ बता दे रहा हूँ, सब पढ़े हुए हैं इसीलिए, बाद में हम रीड करेंगे। सो कंट्रोल मिलके भी हो सकता है, और एक कंपनी इनडायरेक्टली 2 3 के साथ मिलके भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 70% शेयर होल्ड कर रही है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड के 30% शेयर होल्ड कर रही, और ए लिमिटेड यहाँ से 40% शेयर होल्ड कर रही। तो ऐसे केस में ए लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी,
बी एंड साथ में ये सी की भी होल्डिंग हो गई, क्योंकि हम सब्सिडरी के साथ मिलके क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो यस, क्योंकि हम इसको बोलेंगे ये यहाँ से 30% कंट्रोल करेगी, हम यहाँ से 40% कंट्रोल करेंगे। ऐसे हो गया कि ये आपका भी पूरा नहीं सुनती है और इसका भी पूरा नहीं सुनती है, पर आपको इसको मूवी लेके जाना है, थोड़ा जोर आप लगाओ, थोड़ा इसको बोलो, दोनों बोलेंगे तो चले जाएगी मूवी, है कि नहीं? सो इनडायरेक्टली आप यहाँ एक चीज ये ध्यान रखो कि बी लिमिटेड इज नॉट होल्डिंग ऑफ सी, ये सी की होल्डिंग नहीं है, ठीक है? ये जरूर सब्सिडी जरूर है, इट इज द सब्सिडी ऑफ ए, बट इट इज नॉट द होल्डिंग ऑफ सी, क्योंकि बी क्या कंट्रोल कर सकती सी को? तो आंसर इज नो, सिर्फ 30% होल्डिंग है, हमको कितनी चाहिए? 50% से ज्यादा। बट ए कंट्रोल कर सकती, यहाँ से 30%, यहाँ से 40, सीधा जोड़ना है इसको, कोई मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं, सीधा 30 + 40 यानी ए कैन कंट्रोल 70% ऑफ द वोटिंग पावर्स, ठीक है? सो अगर मिल के भी आप खुद डायरेक्टली थोड़ा कंट्रोल और दूसरे के थ्रू थोड़ा कंट्रोल लगाओ, ये भी चलेगा। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, इसके 70% होल्डिंग है, ए लिमिटेड सी लिमिटेड के 60% शेयर होल्ड कर रही, और बी और सी मिलके डी लिमिटेड के 35 और 30% शेयर होल्ड कर रही। ऐसे केस में भी ए इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द कंपनीज, होल्डिंग कंपनी ऑफ बी, सी और डी। सो ए ये सबकी होल्डिंग है, क्योंकि 70% होल्ड कर रही, मोर देन 50% है, दैट मीन्स ये होल्डिंग कंपनी है। यहाँ भी बी सॉरी सी, ए सी की 60% शेयर होल्ड कर रही, दैट मीन्स ए कैन कंट्रोल सी, ये भी होल्डिंग सब्सिडरी में आ गया। और डी को दोनों तरफ से कंट्रोल लगा के 35 और 30 यानी टोटल 65% कंट्रोल किया जा सकता है। सो डी इज ऑल्सो होल्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए। अगेन डी इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ बी और सी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि सी इज, यहाँ पे भी सी क्या है? सी इज सब्सिडरी ऑफ ए बट नॉट ऑफ डी। उसी प्रकार से डी इज ऑल्सो subsidiary of A but not of B and C। ये नया नहीं है, ये पढ़ा हुआ है आपका बचपन में, जब आप इतने इतने से थे, आए थे सर हमको लॉ पढ़ाओ, तब मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से होल्डिंग सब्सिडरी हो सकती है। उतना ही इम्पोर्टेंस जितना फाउंडेशन में हुआ करता था उतना यहाँ भी है, यहाँ भी खतरनाक क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके ऊपर, होल्डिंग सब्सिडरी पे केस स्टडी दे देंगे कि ए लिमिटेड इतने शेयर उसके होल्ड कर रही है, बी लिमिटेड इतने होल्ड कर रही है, तो सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशन है या नहीं, इतना। बट इतना ही नहीं, इसके आगे एक क्वेश्चन और आता है। सो ये तो बेसिक होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन हो गया, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो हम देखेंगे। सो ध्यान रखना है आपको, कंट्रोल होना जरूरी है। ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के 50% शेयर होल्ड करती है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड के 60% होल्ड करती है, तो यहाँ पे सी लिमिटेड सब्सिडरी बनेगी ऑफ बी बट नॉट ऑफ ए। ए की क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बी खुद ही सब्सिडरी नहीं बन रही। सब्सिडरी बनने को 50% नहीं चलता, 50% से ज्यादा चलता है, ठीक है? तो ये 50% है, इट इज नॉट द सेम एज मोर देन 50%। तो मोर देन 50% और 50% में फर्क है। अगर टोटल इसके 1 लाख शेयर्स हैं तो 50% यानी 50,000 अगर ए होल्ड कर रही है तो 50% हो गया, बट 50,000 में कंट्रोल नहीं आता, हमको चाहिए 50,000 एक, तो तब जाके कंट्रोल आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बी लिमिटेड इज नॉट सब्सिडरी ऑफ ए। सो
आपको ध्यान रखना है कि 50% से ज्यादा होना चाहिए, एग्जैक्ट 50% से नहीं काम होता। सो 50% से ज्यादा होना, ऐसा है, बहुत ही आसान। अब ये सब ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ क्योंकि आप साथ साथ लिखते जाते हैं, तो जिन लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है उनको तो बहुत आसान लग रहा होगा, पढ़ा हुआ है सब, एकदम घोट के पी गए टाइप का याद है। लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं उनके लिए टाइम हो चुका होगा ये पढ़ के, तो सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, टाइम हो चुका होता है, फिर भी भूल भी जाते हैं और इतना डीप में नहीं पढ़ा होता है, तो बीकॉम में थोड़ी इतना डीप में होता है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, कंट्रोल ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है तो ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। कंट्रोल दो प्रकार से बनता है, एक तो या तो आप टोटल वोटिंग पावर होल्ड करो, दूसरा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट मींस यू कैन अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। फिर अगर एक दूसरे को कंट्रोल कर रही है, ए इज कंट्रोलिंग बी एंड बी इज कंट्रोलिंग सी, so B is already a subsidiary of A, therefore A can through its subsidiary control C, so C will also become the subsidiary of A, तो C दोनों की subsidiary बन जाती है, A की भी और B की भी। ऐसे लेयर आप सिर्फ दो तक ही ले जा सकते हैं, लेयर 1 and 2, थर्ड लेयर विल नॉट बी अलाउड, लेकिन ये अलाउड हो जाएगी अगर बीच में कहीं भी 100% सब्सिडरी आ जाती है। अगर यहाँ 100% सब्सिडरी है तो इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ लेयर। सो 100% सब्सिडरी मीन्स पूरा 100% शेयर्स बी लिमिटेड होल्ड कर रही है सी का, तो सी के 1 लाख शेयर है और पूरे डी के पास है। अब ये कैसे बनती है, ये आपको कभी डाउट आया होगा शायद, क्योंकि कंपनी में तो एक कॉन्सेप्ट होता है कम से कम 2 मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी भी है तो। सो ऐसे केस में 100% सब्सिडरी कैसे बनेगी, क्योंकि ओपीसी तो बना नहीं सकती एक कंपनी। सो 100% सब्सिडरी बनने के लिए क्या करते हैं, बी लिमिटेड पूरे शेयर होल्ड करेगी, एक शेयर छोड़ दिया जाता है जो बी लिमिटेड का कोई डायरेक्टर होल्ड करता है एज अ नॉमिनी ऑफ सी, सो तब जाके वो सब्सिडरी बनती है 100% होली ओन्ड सब्सिडरी, क्योंकि 2 शेयर होल्डर कम से कम लगेंगे, तो पब्लिक है तो 7 शेयर होल्डर लगेंगे, 7 मेंबर्स रखते हैं ना मिनिमम, सो उसमें एज अ नॉमिनी होल्ड करते हैं। फिर तो जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने पूरे शेयर होल्ड किए, एक शेयर मुकेश भाई ने होल्ड कर लिया, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो के पूरे शेयर होल्ड करेगी, एक शेयर मुकेश भाई होल्ड कर लेगा, तो इस प्रकार से टोटल 100% सब्सिडरी कहलाती है। वो होल्ड कर रहा है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इस प्रकार से 100% सब्सिडरी बनती है। ठीक है, तो ये सवाल आते नहीं, कभी कभी किसी किसी को आते हैं, ऐसा कैसा 100% सब्सिडरी बनती, क्योंकि 2 मेंबर्स तो कंपलसरी है। सो इस प्रकार से बनती है जिसमें एज अ नॉमिनी होल्ड करते हैं वो लोग। फिर सो इतना पढ़ते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमको पढ़ना है, सेक्शन नंबर 19। सो सेक्शन 19 में लिख देता हूं अभी, खतरनाक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन के साथ में ये भी पूछेंगे। सेक्शन 19 बताता है सब्सिडरी shall not hold shares in its होल्डिंग कंपनी। क्रॉस होल्डिंग को मना करता है, देखेंगे अपन सेक्शन 19, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 87, फिर आगे बढ़ते हैं 19 में। सो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 19, कई बार क्वेश्चन आता है इस पे भी, इसमें अपन पढ़ते जा रहे हैं, इसमें कुछ कुछ सेक्शन बहुत ही बकवास है जिसपे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इस पे आ सकता है, बाइंडिंग इफेक्ट बाद में पढ़ेंगे, आ सकता है कभी, 15 पे बहुत कम चांस है, 17 पे बहुत कम चांस है, 18 नहीं पूछा जाएगा, 16 आ सकता है, पढ़ेंगे अपन, एक ही तारा देते हैं अपन, 16 को एक तारा, जैसे डेफिनेशन में एक तारा था, बाकी ये 3 तारे वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे 13 को तो 5 तारे देना चाहिए, 13 खूब इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरेशन ऑफ यमो, ये 15 पे क्वेश्चन इसीलिए नहीं आता क्योंकि कुछ काम की चीज ही
भी नहीं है उसमें। उसमें क्या लिखा है बता देता हूँ, एवरी ऑल्टरेशन शुड बी recorded in every copy of MOA। ये आपने अगर कोई भी चेंज किया है, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को पुराना एमओए दे रहे हो आप। अब अगर आपने चेंज किया है तो हर एमओए की कॉपी में चेंज होना चाहिए। तो एग्जाम के लिए काम का नहीं है, बट सिंपली बोला है कि आपने जो भी एमओए बनाए हैं सब में चेंज करो। आपने कहीं बैंक को दे दिया था तो बैंक को एक कॉपी दो कि हमारे एमओए में इतना चेंज हुआ है, तो आपको सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो जितने भी ऑल्टरेशन है, एवरी ऑल्टरेशन इन एमओए और एओए शैल बी रिकॉर्डेड इन एवरी कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए। जो भी चेंज है वो सब कॉपीज में करो, ठीक है। सो इसीलिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि कोई उसमें कुछ है ही नहीं, क्या पूछेंगे उसमें। कभी एमसीक्यू आए तो आ सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं आएगा। और 16 जो है ये पढ़ेंगे अपन डिटेल में, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। इसको टाइम है अभी, 17 भी बाद में देखेंगे। सो आपको अभी फिलहाल 19 पढ़ना है, उसके पहले हम डेफिनेशन का सेक्शन देखेंगे। तो सेक्शन 2 में फिर से आएंगे हम। सेक्शन 2 हम डेफिनेशन साथ साथ पढ़ रहे हैं। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 87। सो क्लॉज 87 इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 46 कुछ नहीं समझाती। सेक्शन 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी को डिफाइन करता है, और क्लॉज 87 सब्सिडरी को डिफाइन करता है। क्लॉजेस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सेक्शंस याद रहेंगे उतना सफिशिएंट है। अंदर के क्लॉजेस सब सेक्शन वो सब रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेक्शंस याद रहेंगे, मैं इतने बार बोलूंगा खुद को याद हो जाएंगे आपको। जैसे अभी आपने सेक्शन 13 पढ़ा ही नहीं, बट आपको पता है कि वो ऑल्टरेशन ऑफ एमओए का है। जब पढ़ लेंगे तो एकदम ही याद हो जाएगा वो। जैसे 14 अभी अपन ने पूरा नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर अभी ये वाले चैप्टर में थोड़ा पढ़ा है, बट अपन ने अभी तक एओए पढ़ा ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ भी कंफ्यूजन है कि एमओए एओए क्या होता है, ऐसे भी हो सकते हैं कुछ बच्चे, डायरेक्ट एंट्री में हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि उतने डीप में नहीं पढ़ते ना, सिर्फ पता है, नाम सुना है एमओए होता है एओए होता है, पर वो भी फिक्र मत करो, वो भी पढ़ेंगे अपन। सो एमओए क्या होता है एओए क्या होता है पूरा डीप में समझेंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे होती है तकलीफ, क्योंकि पढ़ के एक तो टाइम हो जाता है और उतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता। अपने को सिर्फ पता होता है एमओए एक डॉक्यूमेंट है, बट उसमें क्या चीजें होती है, कैसे पढ़ा जाता है, वो सब चीजें अपन यहाँ पे अभी देखेंगे। सो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन इसीलिए काम की नहीं है क्योंकि कुछ बोलती नहीं। होल्डिंग कंपनी में डिफाइन किया है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। सो पहली बात, ये रिलेटेड डेफिनेशन है दोनों। जब भी हम होल्डिंग की बात करेंगे, ये किसी सब्सिडरी के संदर्भ में होगी। जब हम सब्सिडरी की बात करेंगे, या किसी होल्डिंग के संदर्भ में होगी। सो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में है, रिश्तेदार है। सो होल्डिंग कंपनी विल ऑलवेज बी इन रिलेशन टू अ सब्सिडरी, एंड सब्सिडरी बोले तो हमेशा एक होल्डिंग रहेगी। So holding company in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies. होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी कुछ कंपनी सब्सिडरी है। तो ये डेफिनेशन कोई काम की नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं समझाती। होल्डिंग कंपनी है वो जिसकी कोई सब्सिडरी है, तो ये कोई काम की नहीं। तो सब्सिडरी को कैसे डिफाइन करेंगे? सब्सिडरी मीन्स वो जिसकी कोई होल्डिंग है। नहीं, ऐसा नहीं, इसको अच्छे से डिफाइन किया है, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि सेक्शन 2 क्लॉज 87 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफाइन करता है सब्सिडरी को। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी, means a company in which the holding company controls the composition of board of directors or exercises or controls more than one half। so more than one half है, more than 50%, एग्जैक्ट 50% में काम नहीं होता, of the total voting power, either at its own, खुद से करो, या together with one or more of its subsidiaries, या सब्सिडरी के साथ मिलके। तो अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, either control
टास्क कर रहे हैं, या फिर कंट्रोल ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो जो कंट्रोल कर रहा है वो होल्डिंग, जो कंट्रोल हो रहा है, सो जिसमें होल्डिंग कंपनी इतना कंट्रोल कर रही है वो सब्सिडरी है। ठीक है, डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी घूमी हुई है, बट समझ चुके आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इनफैक्ट आपको डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आता, केस स्टडीज आएगी पूरी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जब भी ऐसा लिखा होता है तो हमको रूल्स पढ़ना होता है। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सो ये प्रिस्क्राइब किया है, कितनी लेयर है, तो इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स। रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है 2 लेयर्स, ये आगे लिखा हुआ है। नो कंपनी शैल हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडीज। तो एक्ट में लेयर का नहीं लिखा है, उसमें लिखा है सिर्फ उतनी लेयर होना चाहिए जितनी हम बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर रूल्स में इन्होंने बोल दिया 2 लेयर ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। सो लेयर मीन्स नंबर ऑफ सब्सिडरीज। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेयर ये हो गई, फर्स्ट सब्सिडरी। सेकेंड लेयर ये हो गई, थर्ड लेयर विल नॉट बी अलाउड। तो ये चीज क्लैरिफाई की है कि थर्ड लेयर तक के नहीं जा सकते, इससे ज्यादा लेयर नहीं होना चाहिए। shall not have layers beyond such numbers as may be prescribed। और ये प्रिस्क्राइब किया है इन द रूल्स एज 2 layers। सो 2 layers ये रूल्स में दिया है, ये जितना भी दिया हुआ है ये रूल्स में दिया है। सो डेफिनेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स है उसमें बताया है ये। सो अपने को तो यहाँ पूरा दिया है एक साथ, बट आप ये एमसीए की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, आपको एमसीए की वेबसाइट पे भी दिखेंगे रूल्स। तो एक्ट एंड रूल्स में आप जा सकते हैं। यहाँ रूल्स में अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के हिसाब से चैप्टर 1 में डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन इसमें आप चेक करेंगे। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। एक स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स है, उसके हिसाब से अपने को ये दिया है। तो ये रूल्स में दिया है एक्चुअली। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स इन सर्टेन क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनीज। सो ये दिया हुआ है कि नो कंपनी अदर देन कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास शैल हैव मोर देन 2 लेयर्स। तो 2 लेयर ये रूल्स में दिया हुआ है, रूल नंबर 2। ठीक है, ये रूल नंबर होता है। फिर ये चीज क्लैरिफाई की है कि कौन कौन सी लेयर्स अलाउ की गई। आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही चलेगा, इतना ही रहेगा, बाकी ये बैंकिंग कंपनीज वगैरह इसके लिए आपको इसका एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा, ये कोर्स में नहीं है, बट ये भी अलाउड है। बैंकिंग कंपनी को अलाउ किया है कि आप एक से दो से ज्यादा लेयर रख सकते हैं। ठीक है, सो प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग कंपनीज, क्योंकि बैंकिंग में ऐसा चलता है। बैंकिंग में एसबीआई है, एसबीआई की फिर सब्सिडरीज थी, आपको शायद पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, त्रावणकोर था, हैदराबाद था, ये सब सब्सिडरीज थी उनकी। सो अब तो खैर सबको मर्ज करके फिर एसबीआई बना दिया, सो उनको ये रूल नहीं लगेगा, ऐसा सब क्लैरिफाई किया है। तो अपने को पूरे रूल्स नहीं है, अपने को जितने रूल्स काम के उतने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर नंबर ऑफ लेयर ये 100% होली ऑन सब्सिडरी की है तो इट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, तो उसको आप इग्नोर करो। तो 100% सब्सिडरी को आपको नहीं चेक करना है। ठीक है, ये सब रूल्स आपको यहाँ से पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, बस बताने के लिए मैं आपको लेके आया इधर, बाकी यहाँ सब दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट कि कंपनी के लेयर्स कितनी होना चाहिए मैक्सिमम, सो 2 लेयर्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स, अगर कोई लेयर होली ऑन सब्सिडरी की है तो इट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, दैट मींस इट विल बी अलाउड। तो ये आप रख सकते हैं। तो ऐसा है। फिर वापस आते हैं डेफिनेशन पे। तो सब्सिडरी वो है
इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी जिसको होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है आइदर थ्रू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर थ्रू टोटल वोटिंग पावर मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। फिर एक्सप्लेनेशन बोलता है company shall be deemed to be subsidiary even if the control referred to in clause 1 or 2 is of another subsidiary of holding company। so ये क्लैरिफाई किया कि आपकी अगर एक भी शेयर होल्डिंग नहीं है डी में तो भी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन लगेगा। so ये क्लैरिफाई करने की जरूरत इसीलिए थी, वैसे उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप इंग्लिश पे ध्यान दो इसकी, यहाँ लिखा है ऑन इट्स ओन और टुगेदर, टुगेदर लिखा है मिल के, तो इसीलिए क्लैरिफाई नहीं किया होता तो एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हुई रहती कि मिल के होना चाहिए। अब ये वाले केस में देखो मिल के तो नहीं है, ए लिमिटेड तो कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन लिख के उसको क्लैरिटी लाई गई। ठीक है, अब हम लॉ पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं ये छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, नहीं तो वैसे इतने छोटे पॉइंट पे ध्यान नहीं रखे आपने तो चलता है, बट ये पॉइंट, ये टुगेदर वर्ड जब लिखा है तो ये इस वाले पॉइंट को कवर नहीं करता, ये रूल को कवर नहीं करता, इसीलिए एक्सप्लेनेशन साथ में पढ़ना जरूरी है। वो बोलता है कि सब्सिडी तब भी मानेंगे अगर सब्सिडी डायरेक्टली होल्ड कर रही है, होल्डिंग कंपनी की एक भी होल्डिंग नहीं रहेगी तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ टुगेदर वर्ड था इसलिए ये लिखना जरूरी था, ये चीज क्लैरिफाई किया। फिर दूसरी चीज एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई की कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी क्या। So composition of board of directors shall be deemed to be controlled if that other company can appoint or remove all or majority of the directors। So आप अगर 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट या रिमूव कर सकते हैं तो उसको हम कंट्रोल मानेंगे। The expression company includes body corporate, any body corporate, so ये सेम है एक्सप्लेनेशन, ये भी अभी पढ़ते हैं। एंड लेयर का मतलब क्लैरिफाई किया, क्योंकि लेयर यानी क्या ये तो मैंने आपको बताया इसलिए समझ में आ रहा, नहीं तो लेयर यानी क्या, सो लेयर का मतलब है सब्सिडरीज, तो ये बताया गया। ठीक है, तो कंट्रोल दो प्रकार से हो सकता है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब ये जो वर्ड है थर्ड एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन पहले था नहीं, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी में भी ये नहीं लिखा हुआ था, बाद में इसको जोड़ा गया। क्या होता था जब ये नहीं लिखा था तो कुछ कंपनीज इस रिलेशन से बच जाती थी, वैसे फाउंडेशन में बताया हूँ कुछ कुछ बैचेस में, जैसे समझो एक कंपनी है अलीबाबा लिमिटेड, नाम याद होगा आपको, जैक मा की कंपनी है, किसकी माँ, अरे जैक मा उसका नाम है, तो ठीक है, चाइना के रिचेस्ट लोगों में से एक। क्या ये अलीबाबा लिमिटेड कंपनी है क्या, क्या लगता है आपको? इट इज नॉट अ कंपनी। क्यों? डेफिनेशन पे जाओ, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या अलीबाबा लिमिटेड भारत में रजिस्टर्ड है क्या? तो नहीं, ये चीनी कंपनी है, चाइना में रजिस्टर्ड है, हाँ चीनी, तो चाइना में रजिस्टर्ड है, तो ये भारत के लिए कंपनीज नहीं है। अब समझो अलीबाबा लिमिटेड ने एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाया बाबा लिमिटेड, ये भारत में बनाया, ये प्रॉपर कंपनी है, बट ये रिलेशनशिप कवर नहीं होता था इस डेफिनेशन में, क्योंकि पहले ये लाइन नहीं लिखी हुई थी, कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये नहीं लिखा था, तो यहाँ पे ये कंपनी नहीं है, अगर ये कंपनी नहीं है तो होल्डिंग कंपनी रिलेशनशिप इनको नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि अलीबाबा लिमिटेड ये कंपनी ही नहीं है, तो भले ही ये 100% भी शेयर होल्ड क्यों ना करे बाबा लिमिटेड के, बट यहाँ होल्डिंग सब्सिडरी नहीं कवर होता, तो ये कंसोलिडेशन वगैरह वाले प्रोविजन में बच गए होते। फिर सरकार को ध्यान आया कि गलती हो गई, अपन ने यहाँ पे कंपनी वर्ड लिखा है, क्योंकि हर जगह वर्ड क्या है, कंपनी, हर जगह वर्ड लिखा है कंपनी, तो सब जगह कंपनी वर्ड लिखा है तो हमको ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सो अब ये रिलेशन कवर होता है, ये भले ही कंपनी नहीं है बट ये बॉडी कॉर्पोरेट जरूर है, फॉरेन कंपनीज आर आल्सो बॉडी कॉर्पोरेट्स। अगर एक कंपनी है, समझो एप्पल इनकॉर्पोरेशन,
मानी जाएगी बट बॉडी कॉर्पोरेट है। इसने भी अगर एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाया तो यहाँ भी 100% होल्डिंग है, तो पहले ये लोग कवर नहीं होते थे रिलेशन में, बट फिर इन्होंने क्लैरिफाई किया कि कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट और ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसीलिए ये रिलेशन भी कवर होगा और इनको भी कंसोलिडेशन वगैरह वाले प्रोविजंस जो है वो वैसे के वैसे अब अप्लाई होते हैं। ठीक है, सो ऐसा है। सो इसीलिए यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया। हर अमेंडमेंट का भी रीजन होता है, तो छोटा सा एक वर्ड भी अमेंड करने के पीछे रीजन होता है, नहीं तो लूप होल छूट जाएगा तो फिर लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। तो इसीलिए अमेंड किया गया कि सिर्फ कंपनी नहीं कवर होती इस डेफिनेशन में। भले ही हमारी डेफिनेशन पहले बोलती थी कि होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, लेकिन सिर्फ कंपनी कवर नहीं होगी, इट विल कवर एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सो फॉरेन कंपनीज भी इनमें अब कवर होती हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लैरिफाई की गई। फिर कुछ और छोटी मोटी बातें ये बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक और चीज क्लैरिफाई किया। मिनिस्ट्री हैज क्लैरिफाइड, मिनिस्ट्री मींस एमसीए, कि अगर शेयर्स हम एक्सरसाइज होल्ड कर रहे हैं, पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, जैसे कि एज अ ट्रस्टी, फॉर एग्जांपल एज अ ट्रस्टी, तो इट शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग होल्डिंग सब्सिडरी। सो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप को आप जब काउंट करते हैं तो फिड्यूशियरी कैपेसिटी को इग्नोर करो। फिड्यूशियरी को, फिड्यूशियरी यानी क्या वो बताया, होल्डिंग ओनली इन द कैपेसिटी एज अ ऑफ अ ट्रस्टी, यानी आप अगर एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहे हो तो वो नहीं कवर होगा। फॉर इंस्टेंस व्हेन कंपनी होल्ड शेयर्स और एक्सरसाइजेस पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी इंडिविजुअल, where company is just a trustee holding shares, that is in good faith, trust and confidence। एक एग्जांपल लेके ये चीज बताता हूँ। जैसे कि मैं खूब अमीर आदमी हूँ, ऐसे जेब से 10 रुपए निकालो तो 50-60 हजार रुपए गिर जाते हैं, बट मुझे बड़ी फिक्र होती है कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे मरने के बाद। इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जांपल है। बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास खूब शेयर्स हैं, मैं क्या करता हूँ, मुझे डर है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इसीलिए मैं एक ट्रस्ट का निर्माण करता हूँ। ट्रस्ट कैसे बनाई जाती है, तो एक कंपनी करके भी बना सकते हैं। मैंने एक कंपनी बनाया ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी में मैंने शेयर्स रखा, एक प्रॉपर्टी रखा, और मैंने बोला इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, डिविडेंड वगैरह, प्राइस एप्रिसिएशन, ये इस व्यक्ति के लिए यूज होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी, इसको हम बोलते हैं ट्रस्टी, जिसपे हमने ट्रस्ट किया। मैं जो ट्रस्ट कर रहा है, ट्रस्टर, जनरली ट्रस्टर लिखते नहीं, हम इसको नाम देते हैं फाउंडर, फाउंडर ऑफ ट्रस्ट या सेटलर या फिर ऑथर ऑफ ट्रस्ट। मैं ट्रस्ट लिख रहा हूँ कि मैं ए पे भरोसा करते हुए, ए लिमिटेड पे ट्रस्ट करते हुए उसको ये प्रॉपर्टी होल्ड करने दे रहा हूँ। इससे आने वाले जो भी फायदे हैं, ये बेनिफिट्स यूज किए जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो ये ट्रस्ट का निर्माण होता है। समझो यहाँ मैंने जो प्रॉपर्टी दिया ना, मैं खूब अमीर आदमी हूँ, मेरे पास ना 60% शेयर्स हैं ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, ज्यादा ही हो गया थोड़ा बट ठीक है। सो मेरे पास 60% शेयर्स ऑफ रिलायंस है। मैंने प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डज नॉट मीन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने ये शेयर्स दे दिया। शेयर किस कंपनी के हैं, रिलायंस के। होल्ड कौन कर रहा है, ए लिमिटेड। 50% से ज्यादा भी है, तो क्या यहाँ ए लिमिटेड रिलायंस की होल्डिंग बन जाएगी, तो आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कैसे कर रही है, एज अ ट्रस्टी, तो दिस शेयर होल्डिंग विल नॉट बी काउंटेड, क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली वो मेरे बिहाफ पे होल्ड कर रही है, तो ये मेरे नाम से माने जाएंगे। सो दिस इज नॉट द शेयर होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड
A Limited is holding only as a trustee, so this shareholding will not be counted. तो यहाँ पे A Limited will not become holding company of Reliance Industries Limited. भले ही वो 60% होल्ड कर रहा है तो भी नहीं, बिकॉज वो खुद के नाम से होल्ड नहीं कर रहा, तो वो होल्ड कर रहा है मेरे बिहाफ पे। मान लो मैं ए हूं तो ए के बिहाफ पे, ए के बदले एक्स रखो, दोनों ए हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ए लिमिटेड है वैसे और एक ए है, ठीक है। तो ए लिमिटेड विल नॉट बिकम द होल्डिंग कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इवन दो इट इज होल्डिंग 60% शेयर्स। तो 60% शेयर मैंने दे दिया हूँ ए लिमिटेड को, बट वो होल्ड क्यों कर रहा है, मेरे लिए होल्ड कर रहा है, तो यहाँ ये शेयर ए लिमिटेड के नहीं माने जाते, ठीक है। ये चीज भी, ये अमेंड करने का भी एक रीजन था, यहाँ पे भी जो क्लैरिफाई किया है मिनिस्ट्री ने, इसके पीछे भी रीजन है। क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है डिपॉजिटरी का, आपके कोर्स में नहीं है, डिपॉजिटरी एक्ट है एक, उसमें क्या होता है, ये शायद कुछ बैचेस में बताया भी होगा मैंने, बाकी ज्यादातर बैचेस में रीजन नहीं बताया हूँ मैंने कि ये क्यों लाया गया। क्या होता है, डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट होता है, भारत में दो डिपॉजिटरी काम करती है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। आप जब भी शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो आप जाके अकाउंट खोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, ये सब क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। और फिर ये अकाउंट आपके नाम से रहेगा, ये अकाउंट एक्चुअली खुलता है डिपॉजिटरी के पास, इसीलिए आपकी एक डिपॉजिटरी की अकाउंट रहेगा, उसकी एक आईडी रहेगी। सो जो पब्लिक है ये अगर शेयर्स होल्ड कर रही है किसी कंपनी की, तो वो डिपॉजिटरी के थ्रू होल्ड करती है। एक्चुअल में जो कंपनी होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100% शेयर्स जो हैं ये रखे होते हैं डिपॉजिटरी के नाम से। सो जितने भी शेयर हैं, जब भी डीमैट अकाउंट में है, डिपॉजिटरी के थ्रू डील कर रहे हैं, तो डिपॉजिटरी इज द एक्चुअल रजिस्टर्ड होल्डर जिसके नाम से शेयर्स रखे हुए हैं। रिलायंस का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रहेगा ना, इसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ता है, उसमें नाम लिखा रहेगा एनएसडीएल का। तो रिलायंस का मेंबर कौन है, तो एनएसडीएल है, ये एक कॉन्सेप्ट है डिपॉजिटरी कॉन्सेप्ट। और डिपॉजिटरी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, इसको बोलता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर है, इसमें लिखा होगा कि मुकेश भाई है, मुकु अंबू, इसने इतने शेयर होल्ड किया है, फिर शशांक शर्मा है, इसके पास इतने शेयर हैं, थर्ड फोर्थ, ऐसे ये सब इसमें डिटेल लिखी होती है। तो जब मैं डीमैट अकाउंट खोलता हूँ, एक्चुअली अकाउंट डिपॉजिटरी के पास खुलता है और उसमें शेयर्स रखे होते हैं, फिजिकली पूरे शेयर्स रिलायंस के जो रहेंगे डिपॉजिटरी के पास रहेंगे। अब डिपॉजिटरी भी एक कंपनी है, एनएसडीएल एक कंपनी है, सो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है ये एक कंपनी है। अब अगर ये नहीं लिखा होता तो यहाँ पे क्या हुआ होता, रिलायंस डिपॉजिटरी की एनएसडीएल की सब्सिडरी बन गई होती। बट आप देखो यहाँ पे क्या डिपॉजिटरी खुद के नाम से होल्ड कर रहा है क्या, तो नहीं, ये शेयर होल्ड कर रहे हैं बट एज ट्रस्टी। डिपॉजिटरी इज होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक। अगर रिलायंस के शेयर एनएसडीएल के पास भी है तो वो मेरे लिए होल्ड कर रहा है। तो ये चीज क्लैरिफाई करके उन्होंने ये चीज बताई कि रिलायंस अगर पूरे शेयर्स इसके नाम से रख भी रहा है एनएसडीएल के, तो एनएसडीएल विल नॉट बिकम द होल्डिंग ऑफ रिलायंस। अगर ये चीज क्लैरिफाई नहीं की होती तो फिर यहाँ डिपॉजिटरी हर एक कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो गई होती। जैसे टीसीएस है, टीसीएस के भी 100% शेयर होल्डिंग डिपॉजिटरी के पास रहेगी। टीसीएस एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इसमें नाम लिखा होगा एनएसडीएल का। इसके बाद डिपॉजिटरी दूसरा रजिस्टर मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स टीसीएस का, इसमें सबके नाम लिखे होंगे, तो टाटा सन्स कितने होल्ड कर रहे हैं ऐसे सबके लिखे होंगे, तो ये सब नाम लिखे रहेंगे। यहाँ पे भी NSDL is holding 100% of TCS, 100% shares, तो भी NSDL will not become the holding
ये चीज क्लैरिफाई किया मिनिस्ट्री ने। सो मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि अगर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं या पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं एक कंपनी दूसरी कंपनी में, बट ओनली इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, तो उसको आप काउंट मत करो। अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर डिपॉजिटरी सभी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन गई होती। सो ये चीज आगे समझाई हुई है। सो डिपॉजिटरी एक कंपनी होती है जो शेयर्स होल्ड करती है ऑफ शेयर होल्डर इन ट्रस्ट। Thus, it cannot be said that it holds shares in personal capacity to become holding company of all the companies of whom he holds shares. तो डिपॉजिटरी सभी कंपनी के शेयर होल्ड करती है। सो पूरे शेयर 100% डिपॉजिटरी के नाम से होते हैं, फिर डिपॉजिटरी अपने बिहाफ पे होल्ड करती है, तो डिपॉजिटरी एक अलग रजिस्टर मेंटेन करती है। ये आपको कहीं कोर्स में नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, बट कॉन्सेप्ट पता रहे तो आगे बहुत जगह ये काम आने वाला है। सो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में ये हेल्प होगी। जैसे हम मेंबर, हम इसको नहीं मानते, एक्चुअली मेंबर इनको माना जाता है, द पीपल हु आर एंटर्ड, हुज नेम आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। फिर रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स ये रखती है, डिपॉजिटरी मेंटेन करती है। ठीक है, सो ये चीज क्लैरिफाई करने का मेन एम यही था कि मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई इसलिए किया ताकि डिपॉजिटरी सबकी होल्डिंग कंपनी ना बन जाए। फिर ये आप एक बार घर पे देख लेंगे, ये वही है जो मैंने एग्जांपल्स देख चुका हूँ कि अगर एच लिमिटेड 51% इक्विटी होल्ड कर रही है इसकी, तो एच होल्डिंग बन जाएगी, एच सब्सिडरी बन जाएगी। कौन से शेयर्स इंक्लूड करो कौन से नहीं करो, वही है जो खुद के नाम से होल्ड कर रहे हैं वो जोड़ो, जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हैं वो मत जोड़ो। सो फिर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला, और ये आप एक बार रीड कर लेंगे। फिर जो मेन सेक्शन था अपना 19, ये पढ़ लेते क्या? 10 मिनट एक्स्ट्रा होगा, वक्त है, इस्तेमाल कर लो। बाद में मैं रहूंगा आप रहेंगे पर वक्त नहीं रहेगा। हाँ ऐसा होने वाला है, अभी कुछ टाइम बाद ऐसे ही होगा। अभी तो टाइम है, अभी कुछ टाइम बाद 11th 12th की क्लासेस चालू हो जाएगी, इधर से आप निकलने के पहले वहाँ लाइन लगा के खड़े रहेंगे बच्चे, तो वक्त ही नहीं रहेगा। चलो खैर ठीक है, आज जाने देता हूँ, अगली क्लास में देख लेंगे अपन सेक्शन 19। तो आज रिपीट वाले ही पॉइंट हो गए वैसे देखे तो, सेक्शन 19 होना चाहिए था, थोड़ा स्लो हो गया, पर स्लो तो नहीं हुए, ठीक है। ये ऐसा तकलीफ होगी तो आप बोल सकते हैं, अगर ज़्यादा फास्ट हो रही होगी स्पीड तो आप पूछ सकते हैं मुझे, ज़्यादा स्लो स्लो हो रहा होगा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को सबके साथ चलना है। तो फाउंडेशन वालों को लग सकता है स्लो पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन वही आप अगर डायरेक्ट एंटर वालों से पूछोगे तो उनको थोड़ा सा स्पीड लगेगी, जबकि अपन प्रॉपर चल रहे हैं। तो क्योंकि फाउंडेशन वालों ने अभी पढ़ा है सब चीज़ें, तो भी क्या 3 महीने हुए हैं, तो पूरा याद रहेगा, तो ऐसा लगेगा फिर से वही पढ़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी को अगर लग रहा है ज़्यादा स्पीड हो रही तो आके मुझसे पूछ सकते हैं, फिर से भी डाउट वगैरह रहा तो आप सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी भी अवेलेबल हूँ, आपको कुछ भी डाउट रहे तो पूछ लो। ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं, ऑनलाइन वाले भी डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं।